नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा चल रही है और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान बलबन। हमने देखा कि बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के सिलसिले में अब तक अपन 5 बार मिल चुके हैं और अपनी यह छठी मुलाकात है। हमने जाना कि बलबन ने कठोर राजत्व सिद्धांत लागू किया। हमने जाना कि बलबन अपने विरोधियों के प्रति बड़ा क्रूर था। हमने जाना कि बलबन ने मेवातियों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की, उसे सफलता भी मिली। हमने जाना कि बलबन ने उन जागीरदारों से जागीरें वापस लेने का प्रयास भी किया जो सल्तनत की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। वह जनता के सामने इस तरह की छवि रखना चाहता था जैसे वह बहुत ही न्यायप्रिय शासक हो। बलबन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने यह भी देखा कि बलबन ने दूरस्थ प्रदेशों पर अभियान न करने की नीति अपनाई ताकि सल्तनत को सुदृढ़ किया जा सके, और इसका कारण उसने यह बताया कि मंगोलों की तरफ से हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा को खतरा रहता है, इसलिए मैं दूरस्थ प्रदेशों पर अभियान नहीं करूंगा। मंगोलों से निपटने के लिए उसने कुछ किलों की मरम्मत की या कुछ नए किले बनवाए। जो स्थान उसके ध्यान में थे इस दृष्टि से वे थे बटिंडा, सिरसा, अबोहर, बटनेर आदि। बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए अपने बेटे मोहम्मद और बुगरा खां को भेजा। इनको यह हिदायत दी गई कि यदि हम मंगोलों से निपटने में विफल रहे तो हमारे पास सल्तनत नहीं रहेगी। तो इनको कहा गया कि आप मुल्तान और सामाना को अपने केंद्र बनाइए। और बलबन को अपने बड़े पुत्र मोहम्मद पर बहुत विश्वास था और वह समझता था कि मेरे बाद यही उत्तराधिकारी होगा। ऐसी बात नहीं है कि उसे बुगरा खां, जो उसका छोटा पुत्र था, प्रिय नहीं था। बुगरा खां को वह नासिरुद्दीन भी कहता था, लेकिन उसका विश्वास मोहम्मद पर ज्यादा था और मोहम्मद योग्य भी ज्यादा था। तो बलबन ने जो फौज नियुक्त की मंगोलों से रक्षा के लिए, उसमें उसने अच्छे सैनिक भर्ती किए और कुछ समय तक शांति रही। लेकिन 1279 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण फिर शुरू हो गए। एक बार तो वे सतलज नदी को पार करके आ गए थे, लेकिन बलबन की सेना ने उनको इस तरह से पीछे भगाया कि बाद में वे 5 साल तक लौटने की हिम्मत नहीं कर सके। और जब ये सब चीजें हो रही थी तो बलबन बड़ा संतुष्ट था कि मेरे पुत्र मंगोलों से मेरी सल्तनत की रक्षा करने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल फिर आ धमके और इस बार संघर्ष में बलबन का प्रिय पुत्र मोहम्मद मारा गया। मोहम्मद अमीरों में, सरदारों में मोहम्मद सुल्तान के नाम से लोकप्रिय था और बलबन को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बलबन का उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। बलबन के इस दुख को देखते हुए अमीरों ने मोहम्मद को मरने के बाद में शहीद शाहजादा कहना शुरू कर दिया और अमीर खुसरो ने तो उसकी याद में एक शोक गीत भी लिखा है। और आप ये जानेंगे कि मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन का दिल टूट गया। ज्यादा दिन तक वह जीवित रहा नहीं और
उसको यह चिंता भी सताने लगी थी कि अब सल्तनत को किसके हाथों में सौंपा जाए। तो यद्यपि मोहम्मद के मरने के कारण मंगोलों को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला बलबन के क्षेत्र में प्रवेश करने का, लेकिन यह जरूर है कि ऐसा भी नहीं हो सका कि बलबन उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ से निश्चिंत हो जाए। ये चलता ही रहा मंगोलों के साथ संघर्ष। एक जो विद्रोह है, तुगरिल का विद्रोह, कहने को तो यह कहा जाता है 1279 में हुआ था यह विद्रोह भी, कि बलबन के समय एक ही विद्रोह हुआ था, वह तुगरिल का विद्रोह था। अब यदि हम छोटे मोटे विद्रोहों को छोड़ दें तो उल्लेखनीय विद्रोह तो तुगरिल का ही है। तुगरिल बंगाल देख रहा था और वह बलबन का गुलाम था होने को। तो बंगाल की जो स्थिति है वह बख्तियार खिलजी के समय से ही ठीक नहीं थी। वहां के सरदार आपस में लड़ते ही रहते थे। और दूसरी बात यह है कि जो बंगाल है, बंगाल की वहां की जो राजधानी है लखनऊ थी, वो दूर बहुत पड़ती थी सल्तनत के केंद्र से, तो एक संकट ही था। और ये चर्चा होती रहती थी कि भाई लखनऊती है वो तो क्या है कि एक तरह से बस उत्पात का शहर है, वहां तो उत्पाती लोग बसते हैं। इस तरह की चर्चा सल्तनत में हुआ करती थी। तो जब बलबन मंगोलों के साथ उलझा हुआ था, भले ही उसने अपने पुत्रों को भेजा हो, लेकिन वह उस समस्या में उलझा हुआ था, घिरा हुआ था मंगोलों की समस्या से। उस वक्त बंगाल की दिल्ली से दूरी होने का लाभ उठाकर और इस तुगरिल ने, जो कभी बलबन का दास था, बगावत कर दी। और उसका कारण यह था कि उसको अमीरों ने भड़का दिया था, उसके साथियों ने, कि देखिए जो सुल्तान है वह तो बहुत दूर है, वह आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आप तो एक्शन लीजिए। और उधर सुल्तान बूढ़ा भी हो गया है और उसके मरने के बाद में कोई ऐसा अमीर नहीं है जो वहां सुल्तान बन सके, तो आपके लिए वह अवसर भी रहेगा, इसलिए आप बगावत कर दीजिए और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दीजिए। और ऐसा उसने किया भी। उसने लूट का माल, अक्सर होता यह था कि ये जो अधीनस्थ सरदार हुआ करते थे, इनको कोई इलाका दिया जाता था और वहां कोई किसी युद्ध में जब लूट होती थी तो लूट के माल का एक हिस्सा रखकर वे केंद्र में जमा करवा दिया करते थे, केंद्र को भेज दिया करते थे कि साहब ये हिस्सा है। लेकिन जब वह जाजनगर जीता उसने पूर्वी बंगाल को, तो वहां से जो माल लेकर आया वह माल तुगरिल ने बलबन को पहुंचाया नहीं। और उसने तो राज चिन्ह धारण कर लिए, बलबन के दिए हुए चिन्हों को एक तरफ रख दिया और खुद सुल्तान मुगीसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो तरीका लगाया, जो फार्मूला था उसका, आगे जाके आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कमोबेश उसी फॉर्मूले का प्रयोग किया था। तो इसने खूब धन लुटाया, जारनगर से धन तो इसका लाया हुआ था ही, तो इसने अमीरों को खूब धन बांटा। तो इस वजह से तुगरिल की वहां पर यह समझ लीजिए कि धाक जम गई। तो जब बलबन को पता चला कि इस तरह से तुगरिल ने बगावत कर दी है, तो उसे बड़ा क्रोध आया कि एक तरफ हम मंगोलों से निपट रहे हैं और दूसरी तरफ ये एक नई समस्या कहां से आ गई। तो उसने अपने एक अमीर को, अपने एक सरदार को, जिसका नाम था अलप्तगीन और वह प्रसिद्ध था अमीर खां के नाम से,
उस अमीर खां को भेजा कि भाई आप जाओ और तुगरिल से निपटो। अमीर खां हारकर लौट आया। तो मैंने कहा था पहले भी कि उसको दंड देने के लिए बलबन ने अवध के दरवाजे पर लटका दिया कि तुम बलबन के अधीनस्थ बनकर गए थे ना, और तुम बलबन के ही दूसरे अधीनस्थ को हरा नहीं सके। फिर उसने क्या किया, बलबन ने देखा कि यह संकट पड़ा है और उसको और भी ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए इस संकट को, यह उसने सोचा। उसने एक दूसरी सेना भी भेजी मलिक तारगी के नेतृत्व में, और वह सेना भी विफल होकर लौट आई। फिर बलबन ने यह निर्णय लिया कि मुझे जाना चाहिए। तो उसने जो दिल्ली है वह तो अपने वफादार सरदार फखरुद्दीन को सौंपी और खुद वहां से निकल गया बंगाल की ओर। और मोहम्मद खां को यह कहा कि तुम तो अपने प्रांत की रक्षा करो, और बुगरा खां को कहा कि तुम अपनी फौज लेकर बंगाल की ओर निकल जाओ, हम कहीं मिल जाएंगे आपस में। अब क्या हुआ कि तुगरिल ने इस सेना के सामने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, वह भाग गया। बलबन तो आप देख लीजिए कि इतना ज्यादा गंभीरता से ले रहा था इस विषय को कि जब वह बंगाल जा रहा था तो रास्ते में उसने 2 लाख तो सैनिक भर्ती किए। उसे पता था कि संकट खतरनाक है, संकट बड़ा है। संकट तो खतरनाक ही होता है, बड़ा संकट है। तो क्या हुआ कि आगे आगे बलबन और पीछे पीछे उसकी फौज, और उधर तुगरिल ने अपनी जगह छोड़ ही दी। अब पता चला बलबन को कि यहां लखनऊ से निकलकर वह पूर्वी बंगाल की ओर गया है। तो बलबन ने अपनी जो फौज उसके साथ और उसके पीछे आ रही थी, उस फौज के अलग अलग भाग किए, और जहां जहां लगता था कि इस तरफ जा सकता है तुगरिल, उस दिशा में, और उनको भेजा, नियुक्त किया कि यहीं कहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है छिपा हुआ, उसको कहीं ढूंढो। नहीं मिला तुगरिल, वह कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान पर बैठा था और आनंद कर रहा था अपनी सेना के साथ। उसे पता नहीं था कि इस तरह से पकड़ा भी जाएगा क्या। उसने ये सोचा कि थोड़े दिन उत्पात करके, थोड़े दिन यहां हंगामा करके, और बलबन वापस लौट जाएगा, और जैसे ही वह लौटेगा मैं जाके वापस अपना काम संभाल लूंगा। ये उसकी नीति थी। तो क्या हो गया कि उसे, बलबन को एक मौका मिल गया तुगरिल को पकड़ने का। उसका एक सरदार था मलिक मोहम्मद, उसने कुछ बंजारों को देखा जो अनाज लेकर जा रहे थे। तो उनको पूछा, भाई ये अनाज लेके कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बताया नहीं। तो जब नहीं बताया तो उनमें से 2 लोगों के सिर काट दिए गए। तो डरते उन्होंने बता दिया कि तुगरिल है वो यहां छिपा हुआ है। उधर चल दी फौज बलबन की, और वहां देखा तो फौज है वह तो आनंद मग्न थी, है ना, और आराम से लोग खा रहे थे, पी रहे थे, नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। लेकिन अचानक हमला हो गया उस पर, और तुगरिल को पता चल गया कि हमला हो गया है। तो वह जहां छिपा हुआ था जिस शिविर में, वहां से वो रसोई के भीतर से निकलकर भागा, और बिना जीन के ही घोड़े पर बैठ गया, डायरेक्ट सीधा भागने की कोशिश की। लेकिन उसे एक तीर लग गया और वह गिर गया। फिर पकड़ लिया गया, गला काट लिया गया उसका, और बाद में खबर की गई बलबन को कि इस तरह से तुगरिल है वो मार दिया गया है। बलबन ने इस अवसर को भुनाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि तुगरिल के सारे बेटे बेटियों, दामादों, अधिकारियों सबको पकड़ लो। और उसने लखनऊ में जो कत्ले आम मचाया, खुले में लोगों को काटना, उससे लोग डर गए।
और लोग तो भीतर ही भीतर यह भी बात करने लगे कि अब बलबन का टाइम गया, बलबन बावड़ा हो गया है, पागल हो गया है। इस तरह से उसने उनसे बदला लिया। और फिर उसने ये और कहा कि बदायूं से लेके और पीलीभीत तक दोनों ओर सूलियों की लाइनें लगा दो, और जो कोई भी सल्तनत के खिलाफ बोलता दिखे उसको सूली पे चढ़ा दो। तो इस तरह से बलबन ने क्या है कि भयंकर वातावरण बना दिया, डर बैठ गया अमीरों में, आम पब्लिक में। तो जो सेना का काजी था वह बलबन के पैरों में गिर गया। बोले साहब इतना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए क्रूरता का, और ये बंदियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, आपने लखनौती में मरवाए, फिर वहां से आप दिल्ली ले आए, फिर आप यहां मरवा रहे हो, ये कितना करोगे? तो बलबन ने कहा चलो ठीक है, अब हम इसको रोक देते हैं, और जो कुछ बदमाश लोग हैं उनको नगर में घुमाओ और फिर यहां से निकाल दो। यह बलबन कर रहा है वृद्धावस्था में, और इसी समय, इसी दौरान मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो बलबन को बहुत दुख होता है, और वह नियमों का तो इतना पक्का था कि उसको जब समाचार मिला तो दरबार में नहीं रोया, वह अपने कमरे में जाकर रोया फूट फूट के। और वह रोता ही रहता था मोहम्मद के लिए। कभी अपना दीवार से अपना सिर भिड़ाता, कभी अपने बाल नोच लेता, कभी रोने लग जाता कि भाई अब क्या किया जाए, अब मेरा कौन होगा, ये सल्तनत तो गई, इसका कोई अच्छा उत्तराधिकारी हो नहीं सकता। ऐसा वह सोचते सोचते बीमार हो गया बहुत ज्यादा। जब वह बीमार हुआ तो उसने अपने छोटे बेटे बुगरा खां को कहा कि आओ भाई मुझे संभालो, मेरे साथ रहो। बुगरा खां को लखनौती दिया गया था तुगरिल के खात्मे के बाद में। तो वह आया, थोड़े दिन तो उसने सेवा की, और फिर वह चला गया वापस, बिना सूचना दिए चला गया, क्योंकि उसे चिंता थी कि लखनौती में कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, यह सोचते हुए। तो बलबन ने क्या किया कि उसने कहा अपने सरदारों से कि मैं जिसको अवसर देना चाहता था सुल्तान बनने का, वह तो भाग गया, वह तो किसी दूसरी योजना में लगा हुआ है, वह तो स्वयं को सुल्तान खुद ही घोषित करने में लगा हुआ है। इसलिए मैं अपने उस बेटे के पुत्र को, जो मंगोलों से मारा गया था, जो शहीद शाहजादा कहलाता है, उसके पुत्र को गद्दी सौंपूंगा। तो उसने कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया, जो मोहम्मद का पुत्र था। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति विचित्र स्थिति है सल्तनत में, कि बिठा तो दिया गद्दी पर, लेकिन स्थिति विचित्र इसलिए है कि जिन सुल्तानों ने हां भरी थी कि ठीक है हम आपके कहने से इस कैखुसरो को सुल्तान बना देंगे, वे पलट गए। और उन्होंने क्या किया कि बुगरा खां के बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। यद्यपि बलबन ये कहकर गया है कि भाई मैं तो चाहता था कि कोई इसको इस सल्तनत को संभाले, लेकिन जब कोई तैयारी नहीं है, मेरा जो योग्य पुत्र है जिसको वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा पुत्र है बुगरा खां, उसकी ड्यूटी बनती है कि वह संभाले, लेकिन उसने नहीं संभाला, तो फिर लिहाजा मैं फिर अपने पोते को उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो इस तरह से उसने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और थोड़े दिनों बाद में बलबन मर गया। अब बलबन के मूल्यांकन का जहां तक प्रश्न है, एक पंक्ति में यह कहा जा सकता है कि बलबन की यही सफलता थी कि उसने अपनी कठोरता के सहारे सल्तनत को बनाए रखा। सल्तनत बनी रही, सल्तनत बढ़ी हो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सल्तनत को बनाए रखना भी एक बड़ी बात थी।
तो क्या हुआ कि ये जो बलबन के मरने के बाद में जब समय आया कि भाई अब गद्दी पर किसको, इसको कैकुसरो को बिठाना है, लेकिन दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन, वह पलट गया और उसने क्या किया कि बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को गद्दी पर बिठा दिया, मुइजुद्दीन की उपाधि से। वह 17-18 साल का लड़का था। और यहां एक नई बात देखने को मिलती है सल्तनत काल में, और वह यह है कि एक बाप के जिंदा रहते बेटे को गद्दी दी गई। बुगरा खां लखनौती में बैठा है और वह भी सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन लखनौती में बैठने से तो सुल्तान बन नहीं सकता, बनेगा तो कितने दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा बात किसी से। लेकिन यदि वो राजधानी में होता तो बात अलग थी। वह आया नहीं उचित समय पे, आता तो शायद बलबन उसको अवसर देता है या नहीं देता, वह भी एक अलग बात है। लेकिन यह है कि सल्तनत काल में पहली बार ऐसा हुआ जब बाप के जीवित रहते बेटे को गद्दी मिली। अब किस तरह से बलबन के वंश का पतन होता है और फिर खिलजियों का शासन प्रारंभ होता है, यह अपन अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को विदाई दीजिए। नमस्कार।